बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम व्यूवर्स को लीगल एजुकेशन में खुशामदीद। नाजरीन, इससे पिछले लेक्चर में हमने मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 के सेक्शंस 1 to 5 डिस्कस किए थे। आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 6 to 11 डिस्कस करेंगे। नाजरीन, सेक्शन 6 पॉलीगैमी। नाजरीन, सेक्शन 6 से एक से ज़ायद शादियों से मुतल्लिक़ है। ये सेक्शन एक तरह से पाबंदी है एक से ज़ायद शादियों पर। तो आइए अब इस सेक्शन का जायज़ा लेते हैं। सब सेक्शन 1, नो मैन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permissions be registered under this ordinance। कोई भी शख्स पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो सालसी कौंसिल से तहरीरी इजाज़त ना ले। अगर वो परमिशन लेटर नहीं लेगा तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसे इस आर्डीनेंस के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकेगा। सब सेक्शन 2, एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टुगेदर विद द प्रेस्क्राइब्ड फी एंड शैल स्टेट द रीजंस फॉर the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto। ये सेक्शन परमिशन हासिल करने का प्रोसीजर बताता है कि दूसरी शादी की इजाज़त कैसे ली जा सकती है। इस किस्म की इजाज़त की दरख्वास्त चेयरमैन को तजवीज़ करदा तरीक़ाकार के तहत मुकर्ररा फ़ीस के साथ दी जाएगी। एप्लीकेशन में वो तमाम वजूहात बताएगा कि मुझे ये मसला है या मेरी इतनी ज़्यादा इस्तात है कि मैं इतनी बीवियां रख सकता हूँ वगैरह। इसका मसला सुनने के बाद चेयरमैन देखेगा कि इसका जवाज़ दुरुस्त है या गलत। चेयरमैन इसकी पहली बीवी से भी पूछेगा कि इस शख्स ने उससे इजाज़त ली है या नहीं। सब सेक्शन 2A, The nikah registrar or the person who solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of nikah nama form with specific answers of the bride or the bridegroom। निकाह रजिस्ट्रार या जो भी शख्स निकाह करवाएगा वो एक्यूरेटली निकाहनामा फॉर्म्स के तमाम कॉलम्स को दुल्हा या दुल्हन के जवाबात की रोशनी में फिल करेगा। Subsection 3, on receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such conditions, if any, as may be deemed fit, the permission applied for। सब सेक्शन 2 के तहत वसूल होने वाली दरख्वास्त के तहत चेयरमैन नुमाइंदे मुकर्रर करेगा और तश्कील करदा सालसी कौंसिल को कहेगा कि इसको मुतमिन किया जाए। तो अगर वो चेयरमैन को मुतमिन कर लेते हैं कि ये शादी ज़रूरी है तो अगर शादी ज़रूरी हो तो वो इजाज़तनामा दे देगा। अगर शादी ज़रूरी नहीं तो वो शादी की इजाज़त कतई नहीं देगा। सब सेक्शन 4, इफ़ अ पर्सन कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ, अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है इन प्रोविजंस की। नंबर 1, सब सेक्शन 2A, ही शैल बी पनिश्ड टू द सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month एंड फाइन ऑफ 25,000 रुपीज़। अगर कोई शख्स सेक्शन 2A की खिलाफ वर्जी करता है, यानी कि जो कोई भी निकाह रजिस्ट्रार या जो शख्स निकाह करवाता है वो निकाहनामा के कॉलम्स को एक्यूरेटली फिल नहीं करता तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 माह तक हो सकती है और उसे 25,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 2, सब सेक्शन 3, ही शैल बी पनिश्ड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर
a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees। अगर कोई शख्स सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है तो वो उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 माह कैद की एंड फाइन जो कि 1 लाख रुपए तक होगा। Subsection 5 Any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall। अगर कोई भी शख्स शादी कर लेता है सालसी कौंसल की इजाज़त के बगैर तो उसे pay immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred due to the existing wife or wives, which amount if not so paid shall be recoverable as areas of land revenue। अगर कोई शख्स सालसी कौंसल की इजाज़त के बगैर शादी कर लेता है तो उसे इमीडिएटली फ़ौरन हक महर की पूरी रकम अदा करना होगी, चाहे वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, मौजूदा बीवी या बीवियों की वजह से जिसकी रकम अगर ना पे की गई तो लैंड रेवेन्यू के एरियाज़ के तहत वसूल कर ली जाएगी। बी ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पनिशेबल विद द सिंपल इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़। अगर कोई उस शख्स जो दूसरी शादी कर लेता है बगैर इजाज़त के उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर कर दिया जाता है तो उससे सादा कैद हो सकती है 1 साल तक की और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 7 डाइवोर्स। सेक्शन 7 में तलाक का प्रोसीजर बताया गया है। सब सेक्शन 1 Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman notice in writing of having done so and shall supply a copy thereof to the wife। सब सेक्शन 1 के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा तो चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे तलाक ज़ुबानी दी हो या रिटन हो, तलाक देने के बाद वो चेयरमैन को इसके बारे में एक नोटिस देगा और इसकी एक कॉपी अपनी वाइफ को भी अरसाल करेगा, बीवी को भी मुहैया करेगा। सब सेक्शन 2 Whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। अगर कोई शख्स सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी सब सेक्शन 1 के खिलाफ वर्जी करता है यानी कि अपनी बीवी को नोटिस नहीं देता और चेयरमैन को भी तलाक का नोटिस अरसाल नहीं करता तो उसे 1 साल की सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है और उसे फ़ाइन भी हो सकता है जो कि 5,000 तक हो सकता है और ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं, उसे फ़ाइन भी हो सकता है और 1 साल की कैद भी हो सकती है। सब सेक्शन 3 सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। अगर सब सेक्शन 5 के तहत अगर तलाक पहले से रद्द ना की गई यानी रिवोक ना की गई तो तलाक चेयरमैन को नोटिस देने से 90 डेज़ के अंदर मुअस्सर ना होगी बल्कि 90 डेज़ के बाद मुअस्सर होगी। टाइम लिमिटेशन पीरियड चेयरमैन को नोटिस देने के बाद काउंट होगा। तलाक 90 डेज़ यानी 3 माह के बाद मुअस्सर होगी। अगर दोनों मियाँ बीवी 90 डेज़ से पहले रजू कर लेते हैं मतलब राजीनामा हो जाता है तो उनकी शादी को कायम रखा जाएगा, इस शादी को ख़त्म ना किया जाएगा। Subsection 4 Within 30 days of receipt of notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation। सब सेक्शन 4 के मुताबिक
नोटिस तलाक की वसूली के 30 दिन के अंदर चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसल यानी कि सालसी कौंसल का तकर्रर करेगा और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मसालियत करवाई जाएगी और सालसी कौंसल इस बाबत कार्रवाई करेगी। दोनों फ्रीकैन को बुलाने के लिए नोटिस करेगी, फ़ोन करेगी, दोनों को बुलाएगी और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेगी कि दोनों के दरमियान किसी भी तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। अगर रिकॉन्सिलिएशन कामयाब हो जाती है तो उनकी तलाक इफेक्टिव नहीं होगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी और शादी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। Subsection 5. If the wife be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 1 or the pregnancy whichever be later ends. अगर तलाक देते वक्त वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो तलाक मुअस्सर नहीं होगी जब तक कि बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती। Subsection 6. Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective. Subsection 6 के मुताबिक कोई भी चीज़ बीवी को जिसकी शादी तलाक के ज़रिए ख़त्म हो दोबारा उसी खामद से शादी से ना रोक सकती है। मतलब अगर खामद ने तलाक दी और इसके बाद दोनों के दरमियान सालसी कौंसल कोर्ट या कोई भी फ्रीक मसालियत करवा देता है तो उनकी वही शादी कंटिन्यू रहेगी और ना ही दोबारा निकाह की ज़रूरत होगी। हत्ता कि 3 दफ़ा अगर तलाक दे दी गई हो और मामला यूनियन कौंसल के पास चला जाए तो चेयरमैन इस तलाक की इफ़ेक्टिवनेस का पीरियड काउंट करेगा। अगर इसके दरमियान मामला रिकंसाइल हो जाता है तो उसी शादी को दोबारा रिकॉन्सिलिएशन के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी कि वाइफ को किसी थर्ड पर्सन से निकाह करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सेक्शन 8. Dissolution of marriage otherwise than by talaq, where the right to divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise that right, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provisions of section 7 shall applicable and will be applied. सेक्शन 8 में तलाक के अलावा निकाह की तनसीख का बयान है, यानी जहां तलाक का हक औरत या किसी और को तफवीज़ कर दिया गया हो तो सेम वही सारा प्रोसेस या प्रोसीजर चलेगा जो डाइवोर्स के लिए चलता है, या अगर उसने किसी और को अपना ये तलाक का राइट दे दिया हो तो भी इसी प्रोसीजर के तहत तलाक मुअस्सर होगी जो कि डाइवोर्स खामद की तरफ से देने के बाद प्रोसीजर यूनियन कौंसल या आर्बिट्रेशन कौंसल में चलाया जाता है। सेक्शन 9 मेंटेनेंस। नाजरीन, इस सेक्शन के तहत औरत अपने बच्चों का मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और इसी के तहत अपना खर्चा भी क्लेम कर सकती है। सब सेक्शन 1. If any husband fails to maintain his wife adequately, or where there are more wives than one, fails to maintain them equitably, the wife or all or any of the wives may, in addition to seeking any other legal remedy available, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband. अगर कोई भी शोहर अपनी बीवी को खर्चा नानो नफ़का देने में नाकाम रहे और अगर दो या दो से ज़ायद बीवियाँ हों तो इनको बराबर मेंटेन ना कर रहा हो तो ऐसी बीवी या बीवियाँ दीगर कानूनी काररजाई के अलावा चेयरमैन को भी दरख्वास्त दे सकती हैं। अगर किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ की हैं और इनमें
इक्विटी नहीं कर पा रहा और मेंटेन ही नहीं कर पा रहा तो इसकी बीवियां या तो कोर्ट जा सकती हैं या चेयरमैन के पास जा सकती हैं कि हमारा ये मसला है, हमारे खामद ने दूसरी शादी कर ली है तो हमें ख़र्चा नहीं दे रहा। तो फिर चेयरमैन सालसी कौंसल तश्कील देगा। सालसी कौंसल एक सर्टिफिकेट जारी कर सकती है जिसमें ख़र्चा नानो नफ़का के लिए रकम का अंदराज होगा जो कि खामद हर सूरत में बीवी को अदा करेगा। If a father fails to maintain his child, the mother or grandmother of the child may, in addition to seeking any other legal remedy, apply to the chairman, who shall constitute an arbitration council, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child। अगर कोई भी बाप अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहा हो, अपने बच्चे को खर्चा नहीं दे रहा, तो बच्चे की माँ या ग्रैंड मदर या दोनों में से कोई एक किसी और कानूनी चारा जोई के अलावा भी चेयरमैन को दरख्वास्त दे सकती है। तो चेयरमैन एक सालसी कौंसल कॉन्स्टिट्यूट करेगा और वो सालसी कौंसल एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसमें बच्चे का खर्चा स्पेसिफाई होगा जो कि वालिद को हर हाल में पे करना होगा। सेक्शन 2, A husband or wife may in prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision of the certificate to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court। सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि कोई हस्बैंड या वाइफ अगर किसी को जो कि सर्टिफिकेट खर्चे का यूनियन कौंसल ने सालसी कौंसल ने जारी किया हो पसंद ना आए, अगर बीवी ये कहती है कि उसमें सालसी कौंसल ने खर्चा कम रखा है और अगर खामद ये कहता है कि सालसी कौंसल ने खर्चा ज़्यादा डाल दिया, वो इसकी हैसियत से ज़्यादा है, वो पे नहीं कर सकता, तो वो दोनों प्रेस्क्राइब्ड फ़ी के साथ प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कलेक्टर को एक रिवीजन के लिए एप्लीकेशन देंगे और वो जो फ़ैसला करेगा, कलेक्टर जो उनका फ़ैसला करेगा वो चैलेंजेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। सेक्शन 3, Any amount payable under subsection 1 or 2 if not paid in due time shall be recoverable as areas of land revenue। अगर कोई भी शख्स जो कि सब सेक्शन 1 और 2 में खर्चे के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके तहत पे नहीं करता रकम या खर्चा, तो उस रकम की अदायगी या उसे रिकवर किया जाएगा एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू से। सेक्शन 10, डावर। Where no details about the mode of payment of dower are specified in the nikahnaama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand। सेक्शन 10 हमें हक महर के बारे में ये कहता है कि अगर किसी का हक महर निकाहनामा में लिखा गया है लेकिन उसका तरीक़ाकार नहीं बताया गया, तो जब भी बीवी मुतालबा करेगी और जितना भी वो हक महर का मुतालबा करेगी उतना ही खामद देने का पाबंद होगा। सेक्शन 11, पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि रूल्स कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। अगर किसी भी रूल की हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो वफाकी गवर्नमेंट कंटोनमेंट एरियाज़ में और सूबाई गवर्नमेंट दीगर इलाका जात में आर्डीनेंस के मकासद के हसूल के लिए रूल्स बना सकती है, और अगर इन रूल्स पर कोई अमल नहीं करता तो उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 1 महीने तक हो सकती है, और फ़ाइन भी हो सकता है जो कि 200 रुपये तक हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उन्हें ऑफिशियल गैज़ट में शाया किया जाएगा और वो इसी आर्डीनेंस और इसी तरह इफ़ेक्ट उनका होगा जिस तरह के इस आर्डीनेंस में बाकी रूल्स
दिए गए हैं, जिस तरह बाकी रूल्स का इफ़ेक्ट होता है इसी तरह वो रूल्स भी लागू होंगे। तो ये था नाजरीन आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 मुकम्मल हो गया है। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान। थैंक्स फॉर वाचिंग।